हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाना तय है। आइए दोस्तों बिना देर के हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि EOS 02 तथा आज़ादी सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपकी परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा ही जाएगा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। PSLV C52, PSLV C53, SSLV या PSLV C25, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें EOS 02 इसका मतलब क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और दोस्तों इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। इसको दोस्तों SSLV इसके द्वारा भेजा गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें EOS 02 इसको SSLV के द्वारा भेजा गया है। और दोस्तों आपको बता दें और इसके साथ एक आज़ादी सेट इसको भी भेजा गया था, लेकिन ये आज़ादी सेट दोस्तों ये फेल हो गया था, लेकिन हमारे भारत ने इसको लॉन्च किया। यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे भारत देश के लिए, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। PSLV C52 इसके द्वारा दोस्तों क्या भेजा गया था, सन 2022 का पहला उपग्रह कौन सा दोस्तों, EOS 04 इसको भेजा गया था दोस्तों। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसको दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया था, PSLV C52 के द्वारा। और कब भेजा गया था, ये 14 फरवरी को भेजा गया था। इसको आप नोट करके रखें, 14 फरवरी 2022, इसको आप ध्यान में रखें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों PSLV C53 इसके द्वारा क्या भेजा गया था तो आपको नोट करके रखना है। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भेजा गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि PSLV C53 के द्वारा किस देश के 3 सैटेलाइट को भेजा गया था तो आपको नोट करके रखना है। ये सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भेजा गया था, इसको आप नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों PSLV C25 इसको द्वारा क्या भेजा गया था, मंगलयान। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि मंगलयान मिशन दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया था तो आपको नोट करके रखना है, ये PSLV C25 के द्वारा भेजा गया था। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि गगनयान मिशन को दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया है, इसको आप कमेंट कर इसका जवाब बताएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके किसके मध्य चली। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का दोस्तों ऐसा घोषणा की गई थी। अगर आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बजट के अंदर कितनी वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की गई है तो आपको नोट करके रखना है 400 वंदे भारत ट्रेन है। उसमें से दोस्तों 4 वंदे भारत ट्रेनों को अभी तक लॉन्च किया जा चुका है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके किसके मध्य चली। दिल्ली से कटरा के बीच में, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ऊना से नई दिल्ली के बीच में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें तीसरी वंदे भारत ट्रेन किसके किसके मध्य चली है तो आपको नोट कर लेना है, ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चली है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। नई दिल्ली से वाराणसी दोस्तों पहली, अगर आपसे कहा जाए कि पहली वंदे भारत ट्रेन किसके मध्य चली है तो आपको कहना है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और दोस्तों दूसरी वंदे भारत ट्रेन किसके बीच में चली है तो आपको कहना है नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली है। और तीसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चली है। और दोस्तों चौथी वंदे भारत ट्रेन ऊना से दिल्ली के बीच में चली है। यह भी आपको नोट करके रखना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों गति शक्ति के कितने इंजन, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, इसको आप नोट कीजिएगा। दोस्तों एसएससी आपसे ऐसे ही सवालों को पूछेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बजट के अंदर कितने गति शक्ति के इंजन का उल्लेख किया गया है, 7 गति शक्ति के इंजन का उल्लेख किया गया है। और कितने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का दोस्तों उद्घाटन किया जाएगा, 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क इसकी बात की गई है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप नोट कीजिएगा और आपको परीक्षा में ये सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों कितनी वंदे भारत ट्रेन, 400 वंदे भारत ट्रेन, इनको भी आप नोट कीजिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा के सवाल हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि
बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या है? एकदम लल्लन टॉप प्रश्न। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @36, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @38, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @38। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ओजोन संरक्षण दिवस, इसकी दोस्तों थीम क्या है? तो आपको नोट कर लेना है। इसकी थीम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 इसको ऐसा रखा क्यों गया है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों इस बार इसका 35वां इसका साल पूरा हो गया है, इसीलिए दोस्तों इसका इस बार थीम क्या रखी गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। अब दोस्तों बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर। ये किस वर्ष से संबंधित है? ये दोस्तों 1987 से संबंधित है, इसको आप नोट कर लें। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। ये प्लेस दोस्तों कनाडा में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे दोस्तों ये दिवस पूछ सकता है, आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का दोस्तों वर्ष पूछ सकता है, स्थान पूछ सकता है, उसका आपसे थीम पूछ सकता है, आपसे कोई सा भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। यहाँ से दोस्तों बार बार सवाल पूछा जाता है। अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी पुस्तक है? तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। अरविंद घोष, इनकी दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। और दोस्तों इंडिया डिवाइडेड किसकी? राजेंद्र प्रसाद की। अगर आपसे कहा जाए इंडिया स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और दोस्तों यहाँ से आप नोट करके रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी आपको नोट करके रखना है। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी दोस्तों एक पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अब दोस्तों एक कमेंट करके बताएं, विंग्स ऑफ फायर कौन सी? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम और विंग्स ऑफ फायर एक जैसे नाम लगते हैं, इसीलिए दोस्तों बहुत लोग इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक किसकी है? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रिमपैक युद्धाभ्यास में कौन सा जहाज भाग लेगा? दोस्तों रिमपैक युद्धाभ्यास हुआ है, उसमें कौन से जहाज ने भाग लिया है? INS तलवार, INS सतपुड़ा, INS वल्सुरा, INS विक्रांत। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ से दोस्तों आप अपनी परीक्षा में 1 नंबर लेके जाने वाले हैं। रिमपैक युद्धाभ्यास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कहाँ पर है, तो आपको नोट करके रखना है। ये हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर? हवाई द्वीप अमेरिका। और इसमें कौन से जहाज ने भाग लिया भारत की तरफ से? INS सतपुड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप नोट कीजिएगा कि दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है। रिमपैक दोस्तों हुआ है हवाई द्वीप, और ये हवाई कहाँ पर है? USA यानी कि अमेरिका में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। और उसमें किसने भाग लिया है? INS सतपुड़ा ने। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। INS तलवार, इसने दोस्तों किसके ऊपर भाग लिया? ऑपरेशन संकल्प। अगर आपसे कहा जाए कि ऑपरेशन संकल्प इसमें किसने भाग लिया है, तो आप कहेंगे INS तलवार। दोस्तों भारत वाले अपनी रक्षा किससे करते हैं? तलवार से करते हैं। अपनी रक्षा का संकल्प किससे लेते हैं? तलवार से अपनी रक्षा का संकल्प लेते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। INS विक्रांत, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी कौन सा? दोस्तों भारत का पहला
स्वदेशी विमान वाहक पोत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ये INS विक्रांत है। इसको दोस्तों नौसेना में कब शामिल किया गया? तो आपको वो तारीख भी याद रखनी है, 2 सितंबर 2022 इसको शामिल किया गया है। कहाँ से शामिल किया गया? कोच्चि से शामिल किया गया है। ये जितनी जानकारी दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो सारी जानकारी आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और दोस्तों इसको किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों जहाँ से इसको शामिल किया गया वहीं पर दोस्तों इसका निर्माण हुआ है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसको आप ध्यान में रखें। कब किया गया है? 2 सितंबर को किया गया है। और किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों इसकी जो ध्वज पताका है, नौसेना की जो ध्वज पताका है उसको भी दोस्तों चेंज किया गया है। और दोस्तों किसके आदर्शों पर दोस्तों उसको रखा गया है? शिवाजी के आदर्शों पर रखा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों अनुच्छेद आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये दोस्तों कहता है अनुच्छेद 39D। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। भाइयों बहनों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में BCCI के द्वारा जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनको जितना दोस्तों वेतन दिया जाता है उतना ही दोस्तों वेतन अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। और दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। दोस्तों 39A बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। निःशुल्क विधिक, अगर आपसे कहा जाए कि निःशुल्क विधिक सहायता जो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, ये दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39A, निःशुल्क विधिक सहायता। इसको आप नोट करके रखें। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 इसका संबंध किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों उपचारों का अधिकार इससे संबंधित है। और दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट इसी अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। अगर दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत आप लोगों के माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ही की जाती है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है GST। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न। GST से जितनी जानकारी होगी सारा दोस्तों इस सवाल के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। GST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों GST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों 101वां संविधान संशोधन है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब आपसे कहा जाए कि GST दोस्तों पूरे भारत में GST कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और GST का संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ये विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, इसको आप ध्यान में रखें। विजय केलकर समिति। और दोस्तों GST किस सूची पर लगने वाला कर है? ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है।
ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी आप नोट करें। जितने सवाल मैंने लिखे हैं सारे सवाल आपको नोट करने हैं। और दोस्तों जीएसटी काउंसिल, इसका संबंध किस अनुच्छेद से? 279A, इसको आप ध्यान में रखें। ये होता है जीएसटी काउंसिल। अगर आपसे केवल जीएसटी पूछे तो आप कहेंगे 246A, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और जीएसटी काउंसिल का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? ये वित्त मंत्री होती है। निर्मला सीतारमण जी हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कौन सी दोस्तों? 47वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो आपको कहना है चंडीगढ़। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, हमारा अगला सवाल कहता है स्टैटिक जीके का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? और ये सवाल मैं कई बार दोस्तों अपने प्रैक्टिस सेट में इसको शामिल कर चुका हूँ, जिससे कि दोस्तों ये आपको बार बार रिवीजन कराने से आपको ये सवाल रट जाए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अब तक तो दोस्तों ये सवाल आपको रट गया होगा विद इसकी सने। दोस्तों ब्रह्म समाज इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की कब थी? 1828 में की थी। इस डेट को भी आप नोट करके रखें। और इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा, आत्मीय समाज, आत्मीय समाज, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज। और आर्य समाज, लेकिन आपसे पूछा कब की थी? 1875 में की थी। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों इसकी सने भी आपको याद में रखनी है। सने भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी दोस्तों रचना है? ये दयानंद सरस्वती जी की रचना है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया था? राम किशन मिशन, राम किशन मिशन, ये किसकी इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी? कब की थी दोस्तों? 1897। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर 1897, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगर आपसे कहा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज अगले सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला और आपकी पेपर वाला सवाल है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप नहीं आयोजित हुआ है। दोस्तों ये सवाल अभी हाल ही में केबीसी की परीक्षा में पूछा गया, कौन बनेगा करोड़पति में। अब दोस्तों आप बताएंगे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ नहीं हुआ है? भुवनेश्वर, गोवा, नवी मुंबई, मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सभी जानकारी दूंगा दोस्तों इस आपको टूर्नामेंट से संबंधित है। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कौन सा है? महिला वाला विश्व कप है। इसका आयोजन कहाँ पर नहीं हुआ है? तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जैसा कि आपको पता है भुवनेश्वर में हुआ है, गोवा में हुआ है और नवी मुंबई में हुआ है। और इसका फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? ये नवी मुंबई में खेला गया। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा दोस्तों ये किसका है? ये फुटबॉल का है। फीफा दोस्तों किसका खेल है? ये फुटबॉल का खेल है। इसको आप ध्यान में रखें। कई बार दोस्तों आपसे सरल सवाल पूछकर भी आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। किसका खेल है? फुटबॉल का खेल है। दोस्तों इसका आयोजन कौन कर रहा है? अपना भारत कर रहा है। जैसा कि दोस्तों ये सब भारत के शहर हैं, आपको पता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका विजेता कौन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता कौन रहा है? तो आपको कहेंगे स्पेन। और स्पेन की दोस्तों राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। और इसका उपविजेता कौन है? उपविजेता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों विजेता से ज़्यादा उपविजेता महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा वाला जानता है कि विजेता सबने पढ़ा होगा। इसका उपविजेता कौन है? कोलंबिया। दोस्तों कोलंबिया इसका उपविजेता रहा है। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। कोई सा भी सवाल आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसका दोस्तों शुभंकर क्या था? ईभा। ईभा इसका शुभंकर था, इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है? जयपुर, सूरत, नाथद्वारा और संभाजी नगर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये चारों ऑप्शन इसीलिए रखे गए हैं जिससे कि आपको 4 नए सवाल बताए जा सकें। दोस्तों भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों जयपुर में शुरू हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर और बात करते हैं। सूरत, अगर आपसे कहा जाए कि कचरे से दोस्तों रोड कहाँ पर बनाई गई है? सूरत में बनाई गई है। कहाँ पर? सूरत में। और कितने लाइन की है दोस्तों? ये 6 लाइन की है। इसको भी आप नोट करके रखें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कचरे से रोड का निर्माण दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो आप कहेंगे सूरत के अंदर किया गया है। अब दोस्तों नाथ द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? विश्वास स्वरूपम। दोस्तों विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ है। और ये किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है। और ये स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। तो आपको सबको पता है ये दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव जी की प्रतिमा है। इसको आप ध्यान में रखें। कहाँ पर दोस्तों किया गया है? राजस्थान में। राजस्थान में भी दोस्तों कहाँ पर? नाथ द्वारा राजसमंद। इसको आप ध्यान में रखें। पूरी जानकारी नोट कर लें, कोई सी भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों संभाजी नगर दोस्तों किसका नया नाम? किसका दोस्तों? औरंगाबाद। किसका? औरंगाबाद का दोस्तों नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर। और औरंगजेब ने दोस्तों किसका मकबरा बनवाया था? बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को समझा होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की जनजातियाँ हैं? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा वाला सवाल। उत्तर प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या लद्दाख। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। गारो खासी जयंतियाँ, ये सवाल दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ ये कहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों आपको 2 से 3 सवाल यहाँ से बताता हूँ मेघालय से संबंधित, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ, तो उसको आप नोट कर लें। दोस्तों आपने एक जगह, एक स्थान सुना होगा मानिसराम, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। वो दोस्तों वर्षा होती किस पहाड़ी की खाड़ी होती है? ये खासी। कौन सी दोस्तों? एक खासी पहाड़ी है, इसके कारण होती है। दोस्तों गारो और जयंतियाँ इनके बीच में खासी पहाड़ी है। सर्वाधिक वर्षा किसके नीचे होती है? खासी पहाड़ी के नीचे होती है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों कहीं कहीं पर एक ऐसा वेदर बन जाता है, वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बारिश होती है। खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक बारिश होती है। इसको आप नोट कर लें। बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं मेघालय के बारे में। इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अब दोस्तों मेघालय से बारे में आप 2 से 3 चीज़ें याद रखेंगे। क्या क्या? मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। इसमें दोस्तों कौन सा दोस्तों? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया था। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों मेघालय का है एक लिविंग रूट ब्रिज। दोस्तों इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग की जा रही है। दोस्तों इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग की जा रही है। अब इसको शामिल किया नहीं गया, केवल मांग की गई है। और ये लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मेघालय में स्थित है। इसको आप नोट कर लें। एकदम परीक्षा वाला सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 11 जुलाई, 8 सितंबर, 31 अक्टूबर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको नोट करके रखना, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। और इस बार की थीम क्या है? 8 अरब। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 8 बिलियन या 8 अरब, ये दोस्तों इस बार की थीम है। इसको आप नोट करके रखें।
8 अरब। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप सीरियसली लीजिएगा। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय, कई बार मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो आपको नोट कर, 31 अक्टूबर को जल्दी से बताएं आप। ये प्रश्न दोस्तों आप बताएंगे 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। आपको मैं दोस्तों बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे दोस्तों लौह पुरुष, उनकी जयंती मनाई जाती है, उसको कहते क्या है? इसका जवाब आपको बताना है अभी का अभी कमेंट में। 24 अप्रैल दोस्तों इसको क्या मतलब? पंचायती राज दिवस। अगर आपसे कहा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको आप नोट करके रखें। 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम 1993 में लागू हुआ, इसीलिए दोस्तों इसको आप जल्दी से बताएं कि 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एकता दिवस। इसको आप ध्यान में रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें। एकता दिवस, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 2022 का बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों वैसे तो मैंने पुरस्कार आपको एक जगह पर नोट करा दिए थे, लेकिन कई सवालों को आप बार बार पढ़ते रहिएगा जिससे कि आपको सारे सवाल रट जाएं। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? आपसे पूछा जा सकता है कौन से क्रम का है, किसको मिला है, कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मधु कंकरिया को मिला है, माधव हाड़ा को मिला है, असगर वजाहत को मिला है, रामदत्त मिश्र को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ये माधव हाड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें दोस्तों। 31वां, अगर आपसे पूछा जाए कि 31वें क्रम का किसको मिला? मधु कांकरिया। दोस्तों एसएससी ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है जो कम चर्चा में रहे होते हैं और दोस्तों आप उसका उत्तर गलत कर देते हैं। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? माधव हाड़ा को। 31वां किसको मिला है? मधु कांकरिया को। असगर वजाहत, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इनको दोस्तों 31वां कौन से क्रम का है? 31वां, इसको भी आप नोट कर लें। 31वां व्यास सम्मान किसको मिला है? दोस्तों ये असगर वजाहत को मिला है। और किस लिए मिला है? महाबली एक नाटक है इनका, इसके लिए मिला है। और दोस्तों आपको बता दें ये सरस्वती सम्मान और ये दोस्तों व्यास सम्मान ये कौन देता है? बिरला फाउंडेशन देती है। रामदत्त मिश्र, इनको दोस्तों किस लिए मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान, ये दोस्तों रामदत्त मिश्र को मिला है। कौन से क्रम का है? ये 31वें क्रम का है। और किस लिए मिला है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान मतलब शीर्ष विजेता कौन रहा है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको चारों ऑप्शंस ऐसे सेट किए गए हैं जिससे कि दोस्तों आपको 4 से 5 सवाल नए बताए जा सकें। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए? तो आपको सबको पता है ये गुजरात में आयोजित हुए। कहाँ पर? गुजरात में। ये दोस्तों गुजरात में आयोजित हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल। और इसका विजेता दोस्तों, इसके पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन आता? ये सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, ये दोस्तों पहले स्थान पर रहा था, इसको आप नोट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। और दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। तीसरे स्थान पर कौन रहा था? हरियाणा रहा था। ये तो रही दोस्तों आपकी राष्ट्रीय खेल की बात। और दोस्तों इसका शुभंकर और नोट कीजिएगा, सावज इसका शुभंकर है, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि 37वां राष्ट्रीय खेल इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर होगा? ये गोवा में होने वाला है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और दोस्तों रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ये भी गोवा है। और इसकी दोस्तों विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 40। दोस्तों मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अभी गोवा में हाल ही में चुनाव हुए थे, इसलिए दोस्तों ये हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें। और गोवा किसका उपनिवेश था? ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। इसको हमने दोस्तों
1961 में इसको आज़ाद कराया था और 1987 में दोस्तों ये अलग से राज्य बना था। इसको आप नोट कर लें, ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप सवाल, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा और लिख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में 100% आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। हर्षदा गरुण, मीराबाई चानू, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में इसका विजेता कौन रहा है? तो आपको ये नाम नोट करके रखना है, हर्षदा गरुण। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों जैसे ही आप भारोत्तोलन देखते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत सलत जवाब दे देते हैं, इसको आप नोट करके रखें। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोस्तों कौन सी है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, इसका विजेता कौन है? हर्षदा गरुण, हर्षदा शरण गरुण इसका पूरा नाम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षदा गरुण का संबंध किससे है? भारोत्तोलन, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे? इनका भी संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है और किस कैटेगरी में है? 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है, ये भी आपको पता है। और इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो कि इंग्लैंड में हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे और 22वें क्रम के थे, और इन्होंने वहाँ पर क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आप नोट कर लें, ये सारे सवाल आप नोट करते चलें। निखत जरीन, ये किससे संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर दोस्तों क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और निखत जरीन और शरद कमल, ये दोनों दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे, इसको भी आप ध्यान में रखें। लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी दोस्तों बॉक्सिंग से ही है और ये कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है, इसको भी आप नोट कर लें। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है कि विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 के फर्स्ट भारतीय विजेता कौन है? दोस्तों खेल विशेषांक का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न। जेरोमी लाल निरुंगा, अंचिता सेवली, गुरु नायडू, सेनापति, एल्डोल पाल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इस सवाल के ऊपर भी आप लिखिएगा, आपकी परीक्षा में छपेगा ये सवाल। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 के फर्स्ट विजेता कौन है जो भारतीय हैं? इसको आप नोट कर लें, ये दोस्तों हैं गुरु नायडू, सेनापति। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों वहां पर क्या था? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, उसमें कौन था? हर्षदा शरण गरुण। लेकिन यहाँ पर क्या है? विश्व युवा चैंपियनशिप 2022, इसका पहला भारतीय विजेता कौन है? गुरु नायडू, सेनापति, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों जेरोमी लाल निरुंगा, इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने दोस्तों वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और किस किलोग्राम की कैटेगरी से? 67 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है। कहाँ पर जीता था? कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जीता था। अंचिता सेलू, इन्होंने दोस्तों वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और ये दोस्तों 72 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है, ये भी आपको नोट करके रखना है। एल्डोल पाल, लगाइएगा स्टार। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिपल जंप, इनका संबंध किस खेल से है? ट्रिपल जंप, इन्होंने ट्रिपल जंप के अंदर गोल्ड मेडल जिताया था अपने भारत देश को कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था और दोस्तों पहली बार इसका विजेता कौन रहा था? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? जैन कैंपियन, विल स्मिथ, पियार सरजेस, डेजी रॉकवेल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों 94 ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले आपको याद में रखना है कौन से क्रम के हैं? ये दोस्तों 94 क्रम के हैं और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? ये विल स्मिथ को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर, अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला? जैन कैंपियन। और किस फिल्म के लिए? द पावर ऑफ द डॉग, इसलिए मिला है, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म कौन सी है? दोस्तों बेस्ट फिल्म
बेस्ट फिल्म, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कोडा को मिला है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों एक सवाल रहेगा यहाँ पर, बेस्ट एक्ट्रेस, अगर आपसे कहा जाए बेस्ट एक्ट्रेस, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? जैसिका, यहां पर लिख देता हूं मैं, चेस्टन, जैसिका चेस्टन को दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लगाइएगा स्टार, आएगा आपकी परीक्षा में सीधा सवाल। चाहे आप SSC GD दे रहे हो, चाहे आप SSC CGL दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, ये सवाल सारी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म, इसका दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? तो आपको नोट कर लेना है, सूर्यराई पोट्रू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और दोस्तों ये किसकी फिल्म है? सूर्या। अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? सूर्या को मिला है। और किस फिल्म को मिला है? सूर्यराई पोट्रू को मिला है। तानाजी के लिए दोस्तों अजय देवगन, अजय देवगन। अगर दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेल में किसको किसको मिला है? अजय देवगन और सूर्या को मिला है। किस किस फिल्म के लिए मिला है? तानाजी और सूर्यराई पोट्रू। लेकिन अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो आपका जवाब होगा सूर्यराई पोट्रू। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों किसको मिला? अर्पणा बाल मुरली, इनको दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सच्चिदानंद को मिला है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ये सारे प्रश्न आप नोट कर लें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। लोथल, राखीगढ़ी, गुरुग्राम, कालीबंगा, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होने वाला है? ये राखीगढ़ी में होने वाला है। और राखीगढ़ी कहाँ पर? ये हरियाणा में है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको पता है, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों आपको बता दें, लोथल गुजरात, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और 40वीं धरोहर कौन सी है? धोलावीरा। 40 विश्व धरोहर कौन सी है दोस्तों? 40वीं विश्व धरोहर कौन सी है? तो आपको कहना है धौलावीरा। और दोस्तों भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर हैं? 14 अमूर्त धरोहर हैं। और दोस्तों 14वीं कौन सी है? दुर्गा पूजा। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे प्रश्न आप नोट करके रखें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया है गुरुग्राम। ये दोस्तों क्या है यहाँ पर? तो आपको नोट करके रखना है। पहला फर्स्ट ग्रेन ATM, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? गुरुग्राम, हरियाणा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कौन सा दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये गुरुग्राम में स्थित है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों एकमात्र ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है कि रक्तदान महोत्सव 2022 कब से कब तक चला? ये सवाल दोस्तों शायद मैंने आपको कल भी नोट कराया था। इसको आप ध्यानपूर्वक नोट करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल SSC में पूछे जाते हैं। रक्तदान महोत्सव 2022 कब से कब तक चला? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, 12 मार्च से 15 अगस्त, 2 सितंबर से 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों शायद मैंने आपको दोस्तों कल यहाँ पर 2 अक्टूबर नोट करा दिया था। दोस्तों उसको आप करेक्ट कर लें अगर आपने कल की वीडियो देखी हो। दोस्तों रक्तदान महोत्सव कब से कब तक चला था? ये दोस्तों 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला था। इसको आप नोट कर लें। और 17 सितंबर को क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हैप्पी बर्थडे था। इसीलिए दोस्तों रक्तदान महोत्सव का शुभारंभ कब से हुआ? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर। इसको आप नोट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपने इस क्लास से कुछ नया सीखा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अपना दोस्तों सपोर्ट, अपना प्यार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के माँ बाप के सपने को लेकर की जाती है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।